हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या चीज होती है, इस रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है, इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या हानियां होती हैं, ये सब चीजों के बारे में आज दोस्तों हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियरली। ठीक है, तो इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सभी को हमने यहां से लेकर कुल 3 वीडियो में आपको पूरा रासायनिक अभिक्रिया समझाया है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, है ना, योगात्मक अपघटन, प्रतिस्थापन, उभय अपघटन, ये सारी अभिक्रियाओं को हमने क्लियर कर दिया है। तो आप दोस्तों, ये चैनल की प्लेलिस्ट आ रही है, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें आपको क्रम से आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, क्रम से बिल्कुल। और क्रम से जब पढ़ते हैं तो उसमें ही मजा बिल्कुल आता है। ठीक है, तो आप जाइए और बिल्कुल कंप्लीट कीजिए क्रम से। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यदि रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत होती है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को क्या होती है, जैसे मान के चलो ये हमने देख लिया, ये क्या है N2 और ये हमने देख लिया क्या है H2। जब N2 और H2 आपस में क्रिया कर जाते हैं तो यहां से हमें प्राप्त हो जाता है NH3। क्या प्राप्त होता है? NH3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कोई एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे ये पदार्थों ने भाग लिया, तो भाग लेने वाले पदार्थ जो है ना वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है, जैसे मान के चलो ये जो पदार्थ है वो बन रहा है, तो बनने वाले पदार्थ को हम कहते हैं क्या? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। तो ये अभिकारक हुए और ये क्या हुए? उत्पाद। अब हम पहुंचते हैं डायरेक्ट रासायनिक समीकरण में। ठीक है, परिभाषा निकालेंगे अभिक्रिया से ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं बनने वाले पदार्थ उत्पाद को हम क्या कर रहे हैं, देखो एक सूत्र के द्वारा इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अभिकारक ये सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया और ये उत्पाद एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सुन लो आप, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं बनने वाले पदार्थ उत्पादों को सूत्र एवं संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिख रहा है आपको, सूत्र और संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, ये सूत्र और संकेत जो दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा सा एक इक्वेशन, एक समीकरण दिख रहा है, यही एक रासायनिक समीकरण है। अगर वास्तव में जाएं तो जो दिखता है वह रासायनिक समीकरण होता है, और जो घटना होती है, जैसे मान के चलो N2 और H2 क्रिया करके NH3 बना रहा है, ये घटना अभिक्रिया है, और जो आपको दिख रहा है वो क्या है? रासायनिक समीकरण। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, मैं आपको दिख रहा हूं हाथ पैर चलाते हुए, दिख रहा हूं ना बिल्कुल, तो मैं एक रासायनिक समीकरण हूं। मैं क्या हूं? रासायनिक समीकरण हूं, और मेरे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। मैं दुबला हो रहा हूं, कभी मोटा हो रहा हूं, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। और आपको जो स्वयं दिख रहा है वो क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो जो दिखता है वो रासायनिक समीकरण, और जब कोई पदार्थ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक समीकरण आपका हो गया। और रासायनिक समीकरण में जो एरो का चिन्ह होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये एरो का चिन्ह, ये एरो का चिन्ह हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर लगाया जाता है। हमेशा ही ये अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? होती है। ठीक है, एक सामान्यतः एक संतुलित रासायनिक समीकरण की यदि मैं बात करूं, एक फुल रासायनिक समीकरण की बात करूं, तो अब मैं आपको फुल रासायनिक समीकरण के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जैसे एक सेकंड, जैसे मान के चलो ये आपका लिखा है H2 और ये लिखा है आपका O2। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना वो बन रहा है 2H2O, 2H2O, ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ ताप होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ दाब भी होता है। क्या होता है? कुछ ताप होता है, कुछ दाब भी होता है। ठीक है, चलो
और यहाँ पर जो ये जो रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी है। अब ऊष्माशोषी है मतलब यहाँ पर जो उत्पाद है उसकी ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी मतलब डेल एच इज इक्वल टू कैसा होगा, प्लस होगा। अब डेल एच क्या है, तो डेल एच क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा, जिसको भी आप आगे पढ़ोगे। अभी आप ये समझ लेना कि डेल एच क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा जब ज्यादा होती है तो ये पॉजिटिव होता है। जब ये उत्पाद है, इस उत्पाद की ऊर्जा कम होती है तो ये जो डेल एच है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये फुल एक रासायनिक समीकरण है। और ये जो आपका अभिक्रिया है या फिर आपका जो समीकरण है वो अग्र समीकरण है। क्यों, क्योंकि आगे से देखो, यहां से यहां की ओर चल रहा है, आगे से पीछे की ओर चल रहा है, मतलब ये कौन सा समीकरण है, अग्र समीकरण है। ठीक है, या फिर हम कहें ये अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, और मैं आपको एक फर्स्ट अभिक्रिया के बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जो आपका रासायनिक समीकरण है इधर से इधर की ओर चल रहा है तो ये अग्र समीकरण है, अग्र अभिक्रिया है। लेकिन अगर यही समीकरण, यही अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया। ठीक है, और ये कौन सी हमारी, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका एक पूरा रासायनिक समीकरण, इधर से इधर की ओर जाएगी तो अग्र, क्योंकि आगे से पीछे की ओर चलेगी तो अग्र। और जब ये पीछे से आगे की ओर चले, इधर से इधर की, देखो अब ये एरो इधर से इधर की ओर लगा है, मतलब अब ऐसी कंडीशन में अभिकारक ये है और उत्पाद ये है। फर्स्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक ये और उत्पाद ये, और अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक ये और उत्पाद ये। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक पूरा रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब ये तो हम रासायनिक समीकरण क्या हो गया समझ गए। जो रासायनिक समीकरण जो छपा होता है, जो आपको संकेतों के रूप में दिख रहा है, वो रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ। अब इस रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, तो पहला रासायनिक समीकरण का लाभ ये है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ क्रिया कर रहे हैं तथा कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, यह जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है हमारा जो अभिक्रिया है, आपको ये दिख रही है, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, कौन कौन सा उत्पाद बन रही है, तो आपको पता चल रहा है ना। देखो यहाँ पर ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहा है ना H2 और O2, और ये बन रहा है, आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसमें N2 और H2 क्रिया कर रहे हैं और ये NH3 बन रहा है, तो अभिक्रिया में कौन क्रिया कर रहा है, कौन उत्पाद बन रहा है, ये जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड पॉइंट की बात करो। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, अभिक्रिया किन परिस्थितियों में संपन्न हो रही है, ये जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अभिक्रिया उच्च ताप पर हो रही है, निम्न ताप पर हो रही है, उच्च दाब पर या निम्न दाब पर हो रही है, ये जानकारी प्राप्त होती है। और ये जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है, ये एरो के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर और निम्न दाब पर, ये फुली ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो ये देखकर हमें लग रहा है पता कि जो अभिक्रिया है वो उच्च ताप पर चल रही है और निम्न दाब पर चल रही है, ये भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखकर, केवल देखकर हम बता सकते हैं, ये देखा है अगर ऐसा तो देखकर आप बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो इसका थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट इसका ये है, क्रिया किस दिशा में अग्रसर है, आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो अगर ये अभिक्रिया केवल इसी टाइप की होती, ये अभिक्रिया केवल इसी टाइप की होगी तो आप कह देते सर ये अग्र अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि आगे से पीछे की ओर चल रही है, सर ये अग्र अभिक्रिया है, आपको ये पता चल गया ना। ठीक है, अब यदि अभिक्रिया केवल ऐसी होती, जो अभिक्रिया है वो केवल इस टाइप से होती, तो आप कहते सर ये पश्च अभिक्रिया है। बोलता क्यों सर, क्योंकि अभिक्रिया पीछे से आगे की ओर चल रही है। तो ये जानकारी प्राप्त हो रही ना मेरे भाई, बिल्कुल हो रही है, आपको ये सब चीजें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट, हमारा क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी की जानकारी कैसे प्राप्त करें, देखो हमने उसमें एक चीज आपको एक बता के रखी थी दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, इस उत्पाद की ऊष्मा क्या होती है, ऊष्माशोषी में अधिक होती है। आपको ये बता के रखा था जब हमने अभिक्रिया पढ़ाया था कि उत्पाद की ऊष्मा अधिक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, या उत्पाद की ऊर्जा अधिक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। अब अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक होगी तो जो डेल एच है आपका वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
और यदि यही ऊर्जा कम हो तो जो आपका डेल एच रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो जब भी कभी आपको ये प्लस डेल एच दिखे मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी है। और कभी भी आपको ये माइनस डेल एच दिखे तो आप समझ लेना कि ऊष्मा कैसी है, ऊष्मा क्षेपी। समझ गए। तो इस टाइप से हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक रासायनिक समीकरण का क्या है, लाभ है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले पॉइंट को समझ लो। इसमें अगला पॉइंट है क्रियाकारक किस अनुपात में क्रिया करते हैं और किस अनुपात में उत्पाद बन रहा है। क्या बोल रहा हूं, जो क्रियाकारक है मतलब अभिकारक किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं और किस अनुपात में उत्पाद बन रहा है, आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। मतलब क्या, इसका मतलब समझा रहा हूं आपको। देखो मतलब ये है इसका, देखो अब अभिकारक ये H है, किस अनुपात में है, 2। ठीक है, अब ये क्या है, एक ही अणु है तो 2:1, 2 और 1 2:1 में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और ये बन किस अनुपात में रहा है, 2 अनुपात में। देखो ये 2 अणु बन रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका टोटल का जो अनुपात होगा 2:1:2। तो ये आपको पता चलता है किस अनुपात में कितने अणु क्रिया कर रहे हैं और कितने उत्पाद बन रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसकी बात करें तो इसको संतुलित कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3, तो आपको पता चल जाएगा ये इसका एक ही अणु है और इसके कितने अणु हैं, 3। ठीक है, और इसके कितने अणु हैं, 2। तो 1:3:2 के अनुपात में क्रिया चल रही है, आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक समीकरण के मेरे भाई लाभ है। अब एक चीज आपको लग रहा होगा सर हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आ रहा समझ में। अरे डाउट मत लो यार, टेंशन मत लो, अगली वीडियो जो आएगी आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने से ही रिलेटेड होगी। तो ये रासायनिक समीकरण के क्या हुए, लाभ हुए। ठीक है, अब हम रासायनिक समीकरणों की एक एक करके हानियों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हानि समझो नंबर 1। ठीक है, तो हानि या फिर हम ऐसा कहें सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, तो अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये N2 है और ये क्या है, H2 है। अब ये N2 और H2 गैस है, ठोस है, द्रव है, ये तो हमें नहीं पता, बोलो पता है। अब ये N2 लिखा है, अब H2 है, H2 द्रव भी होता है, ठोस भी होता है, गैस भी होता है। अब ये किस अवस्था में, ये तो नहीं पता क्योंकि यहाँ तो ये चीज नहीं लिखी ना। ठीक है, तो अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, ये हमारी पहली सीमा होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड सीमा पे पहुंच जाते हैं। सेकंड क्या है, अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता यही होती है कि ये गाढ़े हैं, पतले हैं, किस रेशियो में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता नहीं होती, गाढ़े पतले किस टाइप से क्रिया कर रहा है ये भी हमें पता नहीं है। तो ये भी हमारी एक सीमा है। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड पे पहुंचते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का ज्ञान नहीं होता। अब ये मान के चलो ये अभिक्रिया कितने देर में पूर्ण हो जाएगी, जैसे N2 और H2 को आपको मिला दिया, ये अभिक्रिया 1 घंटे में पूर्ण होगी, 2 घंटे में पूर्ण होगी, 10 घंटे में पूर्ण, ये पता है आपको, आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी आपको ये पता नहीं कितनी देर में संपन्न हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया के वेग के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अभिक्रिया की क्रिया विधि का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अभिक्रिया किस टाइप से संपन्न हुई, कैसे कैसे संपन्न हुई, H2O2 मिले तो पहले क्या बना, हमें तो ये पता है कि H2O2 मिले तो H2 बन गया, बीच का तो कुछ नहीं पता ना, नहीं पता, मतलब क्रिया विधि के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा फिर, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होता। ये तो वैसे हमारा वेग में चला गया, तो अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं पता, अभिक्रिया किस वेग से हो रही है ना, तेज हो रही, मंद हो रही, ये सब। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं या फिर हम कहें हानियां हुई। तो ये टोटल हमारा रासायनिक समीकरण लाभ हानि के साथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं हर रोज। ठीक है, यहाँ पर 12th केमिस्ट्री, 12th फिजिक्स और 11th केमिस्ट्री के साथ ये हमारी जो है ना चैनल चल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो वीडियो आपको चाहिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए कि आप किस क्लास की जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट की, तो इस हिसाब से आपको सारी वीडियोस क्रम से आपको जमी हुई यूनिट वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।